डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है मेरे को मूविंग एवरेज की? मूविंग एवरेज के डेफिनेशन से मेरे को ये पता चल रहा है जो मूविंग एवरेज है वो स्टॉक इंडिकेटर है, कॉमनली यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। ये किस काम आता है? ये मेरे को हेल्प करता है प्राइस डेटा को स्मूथ करने में। प्राइस डेटा को स्मूथ करने का मतलब अभी मैं समझा देता हूँ, मैं दिखा दूंगा कि प्राइस डेटा को स्मूथ किस तरीके से किया जाता है। By calculating moving average, the impact of a random short-term fluctuation of a price over a specified time frame are mitigated। कहने का बेसिक मोटिव ये है कि जब मैं मूविंग एवरेज चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ ना, तो चार्ट की सारी नॉइज खत्म हो जाती है। अब समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ये हमने थ्योरी पढ़ी है इसका मतलब क्या है। ये मेरा अभी निफ्टी फ्यूचर्स का पी चार्ट है। ये निफ्टी फ्यूचर्स पी का चार्ट है। अगर मैं अपने लाइन चार्ट को, जो मैंने इस पे रेड लाइन मार्क कर रखी है, दिस इज मूविंग एवरेज, ये आती कहाँ से है, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ एक मिनट के लिए। तो जीरो पे आप लिखोगे मूविंग, तो ये नीचे मूविंग एवरेज का ऑप्शन आ जाता है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, मूविंग एवरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये पीरियड 50 है, मैं बताऊंगा 50 पीरियड का क्या मतलब होता है। फील्ड क्लोज है, यानी कि जो इसका क्लोज प्राइस है उसके ऊपर एवरेज कैलकुलेट होता है। एवरेज पता है ना सभी को? किसी दो नंबर की एवरेज निकालनी है तो क्या होगा, 3 प्लस मतलब 3 और 2 की एवरेज क्या होगी, समझ लगे ना? तो इसी तरीके से पुराने 50 क्लोज प्राइस उठाए, उनकी एवरेज किया और वो ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है। तो ये टाइप इसका सिंपल है, ये इतने सारे टाइप की हो सकती है, तो अभी हम सिंपल को स्टडी कर रहे हैं। तो अब मैं करता हूँ इसको डन। अब ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो मेरा एक्चुअल चार्ट है, मेरा एक्चुअल चार्ट ये मेरा एक्चुअल चार्ट है ना। अब इसमें देखो कितने जिक्सॉस है, ये प्राइस स्मूथ तो नहीं है ना। और वहीं पे अगर मैं मूविंग एवरेज को देखो तो ये स्मूथ है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो रैंडम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होती है स्टॉक मार्केट में, उसको मिटिगेट करता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज ने क्या किया, स्मूथ कर दिया, प्राइस की मूवमेंट को स्मूथ कर दिया। वे मार्केट जिग्जो बना के गिर रही है, बट मूविंग एवरेज कॉन्स्टेंटली स्मूथली गिर रही है। करेक्ट है। ठीक है जी। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे चलूं, बता रहा हूँ। अभी हमारे पास तीन चार इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है, और वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कौन सी होती है मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। मतलब जो हमारे पास मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होती है उनमें से एक है 20। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर मैं इसको डेली ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, अगर मैं इसको डेली ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, तो ये मेरे को 1 मंथ का डेटा बताती है। 1 मंथ का डेटा, एक मंथ में कितने ट्रेडिंग डे होते हैं? 20 होते हैं अप्रोक्सीमेटली, पता नेशनल हॉलीडे आ जाते हैं। ठीक है। तो 20 जो होती है वो मेरे को एक मंथ का डेटा रिप्रेजेंट करती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे, अगर मैं इसको, इस फील्ड को 20 कर देता हूँ, तो जो ये पॉइंट कैलकुलेट हुआ है वो पुराने एक मंथ के डेटा पे कैलकुलेट हुआ है, तब जब मैं इसको 1 डे ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैंने इसको 1 डे ग्राफ पे प्लॉट किया और मैंने मूविंग एवरेज के लिए सेटिंग 20, तो इसका मतलब ये है जो ये पॉइंट प्लॉट हुआ है ये लास्ट 20 कैंडल्स की वजह से हुआ है। और लास्ट 20 कैंडल मीन्स 1 मंथ डेटा। ओके। महीने मान लेता हूँ। ये बात करेक्ट है। 50 जब मैं सेटिंग यूज करूंगा तो मैं 3 मंथ के डेटा का रेफरेंस ले रहा हूँ, 6 मंथ करूंगा तो मैं 100, मतलब 100 करूंगा तो मैं 6 मंथ के डेटा का रेफरेंस ले रहा हूँ, और 200 करूंगा तो मैं 1 ईयर के डेटा का रेफरेंस ले रहा हूँ।
और जो 200 मूविंग एवरेज है ना, वो इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। तो आज हम खाली उसी को स्टडी करने वाले हैं। 200 मूविंग एवरेज को ऐसा माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर जाता है, तो वो स्टॉक हमारे लिए एक बहुत 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 अच्छी इन्वेस्टमेंट है इन वीकली ग्राफ। इन वीकली ग्राफ अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, तो वो जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक है राइट नाउ। देख लेते हैं। ये मैंने जो मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखी है 20 थी, मैं इसको बोल रहा हूँ 50, सॉरी 200। जब मैंने इसको 200 बोला, ये मेरी ग्राफ से सबसे पहले तो काफी दूर चली गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये देखो, जब 200 के ऊपर प्राइस क्लोज होता है तो क्या होता है, वहां पे 200 के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ और देखो उसने अभी भी तुम्हें ट्रेड में बना रखा है। और अगर यही बात मैं करूँ वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे ये मूवमेंट भी होता है। कब हुआ? कोरोना के टाइम पे हुआ। अगर कोरोना के टाइम पे तुम 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी में तुमने पैसा डाल दिया होता तो 10,000 के आसपास तुम्हारा पैसा डलता। और तुम आज भी इस ट्रेड में बने हुए अगर तुम मूविंग एवरेज के पीछे पीछे फॉलो कर रहे हो। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस नहीं कर जाता, जब तक तुम ट्रेड से एग्जिट नहीं करो। तो यानी कि 10,000 पे तुम्हारी एंट्री थी, अब ये शॉर्ट है कि तुम 6200 रुपए उसमें से लेके जाओगे ही जाओगे। बात समझे? बाकी स्टॉक्स पे देख लेते हैं कैसे काम कर रही है। टाटा स्टील 200 के ऊपर आया, सही चल रहा है। पुरानी हिस्ट्री टाटा स्टील की अच्छी नहीं है मूविंग एवरेज के हिसाब से। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें ना हमेशा ये भी देखना है कि ग्राफ का जो ओवरऑल नेचर है ना बुलिश होना चाहिए। इस ग्राफ का ओवरऑल नेचर बुलिश है। जब ये ट्रेंड टूटा था ना, तो ये पीक टूटा था, लास्ट बाय सेल टूट चुका था। तो सर इस स्टेज में हमें स्टॉक बाय करने चाहिए? अभी नहीं करने चाहिए, जब ये मूवमेंट हुआ था तब करना था। जब ये मूवमेंट हुआ था ना, जब उसने मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार क्लोज किया था, तब करना था। एवरेज को एनालाइज करके ही हम ट्रेड, हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, तो हम ये देख लेते हैं कि कोई हाल फिलहाल बन रही है क्या वीकली चार्ट में। ये देखो रिलायंस मूविंग एवरेज के पास आया था यहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव था। ये बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल्स, इसको एनालाइज हाँ। ये देखो सभी ब्लू चिप स्टॉक्स ने मूविंग एवरेज पे आके एंट्री दी है। वीकली पे कर लो चाहे डेली पे कर लो, वीकली पे करो क्योंकि ट्रेड लंबा चलता है। फिर तुम डेटा पैसा तुम 10 साल के लिए डाल रहे हो, वो पैसा ना तुम 10 साल के लिए डाल रहे हो। फिर तुमने कोई 1,000 रुपए की चीज ली थी, तुम उसको 50,000 की बेचोगे, जैसे भाई साहब कह रहे थे। समझे? दिखाऊंगा एग्जाम्पल, दिखाई देता हूँ। ये है, ये है। ठीक है, इस स्टेज पे हमें बाय चाहिए था, हाँ शेयर, हाँ चाहे जितने भी करें, हाँ ठीक है। और ये ग्रो ही कर, ये ग्रो करता जा रहा है, मेरे को मूविंग एवरेज के पीछे चल रहा है। मैं इसको किसी समय से एनालाइज करना कितने डेज तक होल्ड, जब तक ये दोबारा मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो निकाल दे, निकाल देंगे हम उसको। तो ये देखो ना, लॉस में नहीं। तुमने स्टॉक 400 रुपए में पकड़ लिया, 400 मूविंग एवरेज 727 रुपए पे खड़ी, तो अभी भी तुम 327 के प्रॉफिट पे ही निकलोगे। ठीक है। और अगर ये और चलता जाता है तो ये 727, 740, 750, 770 ऐसे होता चला जाएगा। हमने मूविंग एवरेज के पीछे चलना है। ठीक है। ये स्टॉक देखो, अगर डेली में तुमने मूविंग एवरेज में फॉलो किया होता, या तुम वीकली में भी मूविंग, ये डेली पे मूविंग एवरेज में फॉलो किया होता, और ये देखो तुमने एंट्री कहाँ ली है इसमें, इसने एंट्री कहाँ दी है, इसने एंट्री यहाँ दी है, कितने रुपए भी दिए, 150 रुपए भी दिए, 160 रुपए पे एंट्री दिया, कहाँ गया ये, 1,300 रुपए पे खड़ा है। एक दिन में बढ़, एक दिन में नहीं, कई दिनों में। हाँ वन डे, तो ये कैंडल एक दिन में बनेगी। ठीक है। हाँ
तो मांग रहे थे ना कि शेयर दे दो इन्वेस्टमेंट के लिए, मांग रहे थे ना, तो ये तरीका दे रहा हूँ तुम्हें, शेयर क्यों दूं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया क्लोज, यहाँ पे लिखा गया डेली। ठीक है, मैं डेली कैंडल पे देख रहा हूँ, मुझे चाहिए वन डे एगो, कल की कैंडल का क्लोज क्या होना चाहिए, लेस देन किसके, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों नहीं आ रहा, हमें ये आ गया ना, सिंपल मूविंग एवरेज क्यों होनी चाहिए, कौन सी सिंपल मूविंग एवरेज, 200। ठीक है, एक कंडीशन लगा दी, ये क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ आज का क्लोज, आज का क्लोज ग्रेटर देन होना चाहिए एसएम में 200 के, और ये वन डे है, ये डेली। पहली कंडीशन बोल रही है कि जो आज का क्लोज है ना, वनडे का जो क्लोज है कल का, वो मूविंग एवरेज के नीचे था, और जो आज का क्लोज है वो ऊपर हुआ है। ये बात समझ गए भाई। रन स्कैन, ये मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स आ गए, मैं किसी में से खोल लेता हूँ, अपोलो पाइप्स लिमिटेड खोल लेता हूँ। 9% बढ़ा हुआ है स्टॉक आज, तो ये कल मूविंग एवरेज के नीचे था, आज जिसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, और क्या हो रहा है स्टॉक में, ये स्टॉक ओवरऑल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है हमेशा, ये स्टॉक कहाँ रहा है ओवरऑल, मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है, तो इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर टुडे का क्लोज देखने के बाद अगर मैं 600 ज्यादा इसमें सर, ठीक है ना, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि हमें ऐसे स्टॉक स्क्रीन करके निकाल सकते हैं। मैंने कैसे स्क्रीन करके निकाला ये, एक बार अगला स्टॉक देख लेते हैं, क्या पता उसमें ज्यादा क्लैरिटी हो। ये इसका MTEDU, 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 यही है ना, 4 रुपए, तो क्लोज शुड बी ग्रेटर देन नंबर, इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, नंबर, मैं बोल रहा हूँ जो उसका क्लोज प्राइस है ना वो 50 रुपए से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, रन स्कैन, तो अब मेरे पास ये स्टॉक्स रह गए, तो अब इसमें से ये खोल लेते हैं, ये सफायर फूड्स, 1400 रुपए का स्टॉक है, SAPPH, दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक। ठीक है, ये कच्चा स्टॉक थोड़ी है, रेंज है ना, बेकार कर रहा है। OAL, ना भैया ये तो जमा ही खत्म। OAL इसका बिजनेस क्या है, नहीं भाई पहले ही इसने खतरनाक कर रखा है, 1,000 तक गया हुआ है स्टॉक, फिर ये डूब गया, अभी 300 से इसने भरना शुरू किया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सही चल रहा है, फोर्ड की कपड़े, स्टॉक में डाल सकते हो आज तुम पैसे, 360, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। OAL, अभी एक बार देख लेते हैं, इससे भी अच्छा कोई मिले तो, क्या पता, RHI, ये देखो भाई ये स्टॉक मिला बेहतरीन, ये RHIM जो स्टॉक है ना, इसकी ओवरऑल जर्नी देखो क्या है, ओवरऑल जर्नी इसकी बुलिश है, इसने ज्यादातर समय अपना मूविंग एवरेज के ऊपर बिताया है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के यहाँ से निकलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है।
अगर ये आज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो इसने एंगल्फिंग भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एसएल 680 के ऊपर एसएल रख के ट्रेड किया जा सकता है। और अगर ये पॉइंट टूट जाता है तो इसने अपना लास्ट बाय सेल भी तोड़ दिया। ठीक है, इस स्टॉक को मार्क करके रख लो, अभी मत बाय करो। अगर ये लास्ट बाय सेल तोड़ देता है, लास्ट बाय सेल के आसपास क्या डिसीजन होगा फिर वो लेंगे। ये बात करेक्ट है। हमने मूविंग एवरेज के बेसिस पे स्टॉक फिल्टर करके निकाला, हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके देख लिया। हम इसको डेली क्लोज पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसमें ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो इसको ट्रेड करेंगे।